वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में भारत के भूगोल को एक बिल्कुल नए और दिलचस्प नजरिए से समझते हैं। देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक ऐसा अनोखा मास्टरपीस है जिसे अलग-अलग बेहतरीन हिस्सों में बांटा गया है। इस पूरे विश्लेषण में हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि आखिर प्रकृति ने भारत को 6 मुख्य प्राकृतिक विभागों में कैसे बांटा है और कैसे ये सभी भाग मिलकर एक पूरा लाजवाब उपमहाद्वीप तैयार करते हैं। तो बिना किसी देरी के इस अनोखे भूगोलीय सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा ये सफर उत्तर के बर्फीले हिमालय से शुरू होगा और फिर उत्तरी मैदान, शुष्क थार मरुस्थल, दक्कन के पुराने पठार, तटीय मैदान और आखिर में द्वीप समूहों तक जाएगा। चलिए एक एक करके इन 6 प्राकृतिक विभागों को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विभाग की, हिमालय पर्वत, जो हमारे देश के उत्तर में बिल्कुल एक शान से खड़े हैं। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। ये विशाल पहाड़ भारत को चीन और नेपाल जैसे देशों से प्राकृतिक रूप से अलग करते हैं। इनका जो ढांचा है ना, वो बेहद व्यवस्थित है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो इसमें 3 मुख्य श्रृंखलाएं मिलती हैं। सबसे ऊपर और सबसे ऊंची चोटियां, उन्हें हिमाद्री कहते हैं। उसके ठीक नीचे हिमाचल की श्रृंखला आती है और सबसे बाहरी और निचले हिस्से को शिवालिक कहा जाता है। ये 3 आपसी सतह मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो भूगोलीय रूप से बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब इन पहाड़ों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किस तरह देश को जिंदा रखते हैं। सोचिए, ये उत्तर से आने वाली ठंडी और जमा देने वाली हवाओं को सीधे तौर पर रोकते हैं, वरना हमारा बाकी देश तो जम ही जाता। साथ ही ये दक्षिण से आने वाली मॉनसून हवाओं को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण पूरे देश में जोरदार बारिश होती है। और इससे भी बड़ी बात, यही वो बर्फीले शिखर हैं जहां से गंगा और यमुना जैसी विशाल और पवित्र नदियों का जन्म होता है, जिन पर करोड़ों लोगों का पूरा जीवन निर्भर करता है। पहाड़ों से थोड़ा नीचे आते हैं हमारे दूसरे विभाग की तरफ, यानी उत्तरी मैदान, जो देश का एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। अब देखिए, हिमालय से निकली हुई गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा नदियां जब नीचे आती हैं तो अपने साथ ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी भी लेकर आती हैं और इन्हीं से उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है। इन्हें देश का फूड बोल या अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। इस मिट्टी की क्षमता इतनी असाधारण है कि यहाँ देश में सबसे ज्यादा खेती होती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये विशाल मैदान ही हमारे देश की आबादी का पेट भरने का सबसे मुख्य स्रोत है। कृषि उत्पादन के लिए इनका होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। खैर, अब थोड़ा पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, हमारे तीसरे विभाग पर, थार मरुस्थल, जो मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। पश्चिम की तरफ जाते ही हरी भरी खेती अचानक से रेत और बिल्कुल शुष्क वातावरण में बदल जाती है। यहाँ तापमान का अंतर बिल्कुल चौंकाने वाला होता है। इस इलाके में बारिश की बेहद कमी होती है, जिसके कारण जलवायु चरम स्थितियों में चली जाती है। दिन के वक्त यहाँ झुलसा देने वाली गर्मी और उच्च तापमान होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है ना, वही रेत पूरी तरह ठंडी हो जाती है और कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। रेत के इन टीलों के बीच लोगों की जीवन शैली सच में काफी कठिन होती है। अब आते हैं चौथे विभाग पर, दक्कन का पठार, जो सच में देश का एक एंशिएंट मिनरल हब है। देश के मध्य और दक्षिणी भाग का ये पत्थर एक बेहद पुराना भूगोलीय हिस्सा है, जो बिल्कुल ठोस चट्टानों से बना है। एकदम प्राचीन और स्थिर सतह जो सदियों से ऐसी ही खड़ी है। इसके पश्चिमी और पूर्वी छोर पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स ने इसको घेरा हुआ है, जो एक नेचुरल सीमा बनाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है इसके अंदर छिपी हुई खनिज संपदा। यहाँ भारी मात्रा में कोयला, लोहा और मैंगनीज पाया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो ये पुराना पत्थर ही वो इंजन है जो औद्योगिक रूप से देश को आगे बढ़ाता है। पत्थर और घाट से आगे निकलकर चलिए चलते हैं 5वें विभाग पर, हमारे तातिया मैदान, जो व्यापार के लिए एकदम वाइटल एजेस हैं। दक्कन के पठार और घाट्स को पार करने के बाद जब भूमि सीधे समुद्र से मिलती है, तब इन तटीय मैदानों का निर्माण होता है। देश के दोनों किनारों पर फैले ये मैदान अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के विशाल जल स्तर से जुड़ते हैं। अब भले ही वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अलग अलग समुद्रों की तरफ खुलते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही मछली पालन और समुद्री व्यापार की जान हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ट्रेड के लिए इन तटीय मैदानों का रोल हमेशा से ही सबसे बड़ा और अनिवार्य रहा है। और अब आखिर में छठा विभाग, हमारे द्वीप समूह, जिन्हें ऑफशोर जूल्स भी कहा जाता है। मुख्य भूमि से थोड़ा अलग हटकर समुद्र के बीचों बीच
भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। ये सिर्फ भौगोलिक टुकड़े नहीं हैं, बल्कि अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के कारण पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यही वजह है कि ये टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा हब बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ की जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी बेहद घनी और समृद्ध है। यही चीज़ इन द्वीपों को पर्यावरण के नज़रिए से बिल्कुल अनमोल बनाती है। तो इस सफर के आखिर में आकर ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये 6 अलग अलग भौगोलिक हिस्से, हिमालय की ऊंचाइयां, उत्तरी मैदानों की उपजाऊ जमीन, थार का रेतीला विस्तार, दक्कन की मजबूत चट्टानें, व्यापार से भरे तट और सुंदर द्वीप, ये सब मिलकर एक अनूठी व्यवस्था बनाते हैं। जरा सोचिए, एक हिस्से से पानी आता है, दूसरे से अनाज, तीसरे से खनिज और चौथे से व्यापार। ये सब आपस में जुड़कर भारत को एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और बेहद विविध उपमहाद्वीप बनाते हैं। और इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए दिमाग में बस यही एक सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। प्रकृति द्वारा बनाया गया ये इतना विशाल और अलग अलग भौगोलिक विभाजन अंत में किस तरह आपस में जुड़कर एक ऐसी अखंड और आत्मनिर्भर सभ्यता का आकार लेता है जो सदियों से आबाद है। ये अद्भुत भौगोलिक एकता और विविधता सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसी ही और दिलचस्प चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए।